मोहम्मद अली क्ले एक दफ़ा अपनी बॉक्सिंग रिंग में उतरे और अपने मुखालिफ को एक पंच लगाया, वो नीचे गिरा और मोहम्मद अली क्ले जीत गए। तो एक सहाफ़ी आया, उन्होंने मोहम्मद अली क्ले से सवाल किया कि सर, क्या एक पंच लगाने से बंदा जीत जाता है? क्या एक पंच लगाने से आपने ये जो लाखों डॉलर का इनाम जीता है, क्या एक पंच से ये हो सकता है? तो मोहम्मद अली क्ले ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि ये एक पंच को बनाने के लिए मैंने 21 साल मेहनत की है। ये इस एक पंच को बनाने के लिए मैंने 21 साल प्रैक्टिस की है, तब जाकर ये पंच इस काबिल हुआ है कि मेरे अपोनेंट को लगाया और वो नीचे गिर गया है। तो यहाँ से हमें एक बात पता लगती है कि दुनिया की किसी भी एग्ज़ाम में, दुनिया के किसी भी इम्तिहान में अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है तो उसके लिए एक ही शर्त है, और वो शर्त है जी मेहनत। आप प्रैक्टिस करें, मेहनत करें, आप ऐसा हो नहीं सकता कि कामयाब हो जाए। दुनिया के किसी भी इम्तिहान में कामयाबी के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है जी प्रैक्टिस। आप किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करें, आप इंशाल्लाह कामयाब हैं। इसके अलावा अगर आप पेपर में या आप एग्जामिनेशन में पास होना चाहते हैं, या बहुत अच्छे नंबर हासिल करना चाहते हैं, या आप बोर्ड में पोजीशन हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए दो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट हैं। नंबर 1 इज़ योर पेपर अटेम्प्टिंग स्किल, कि आपकी जो पेपर अटेम्प्ट करने की जो सलाहियत है वो कितनी अच्छी है, आप पेपर को कितना बखूबी सॉल्व कर सकते हैं और अपने जो एग्जामिनर है उस पर कितना अच्छा इंप्रेशन डाल सकते हैं। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर आ जाती है चीज़, वो है आपकी कमिटमेंट, कि आप अपनी स्टडी के साथ कितने कमिटेड हैं। अगर आप बहुत अच्छा पेपर सॉल्व कर सकते हैं, आपको सारी स्किल्स आती हैं, लेकिन जो कुछ पेपर में लिखना है आपने, अगर आपको वही नहीं आता है, तो आप किसी भी सूरत में पेपर में कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो पहली बात, आप लोगों ने जो मेहनत करनी है वो किसी खास डायरेक्शन में करनी है, एक खास सिमत में रख कर अपने जहन में फोकस करना है इन चीज़ों को, हमने ये चीज़ क्या करनी है जी, इसके ऊपर मेहनत करनी है। और दूसरे नंबर पर आपने पेपर को अच्छा सॉल्व करना है। अब पेपर जब अच्छा सॉल्व होगा तो एक तरीके से सॉल्व होगा, प्रॉपर प्रैक्टिस से सॉल्व होगा, तो उससे क्या होगा जी, आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि पेपर कैसे सॉल्व करें, पेपर सॉल्व करने का कौन सा अच्छा तरीका है जिससे मार्क्स ज़्यादा आते हैं। तो पेपर सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका वो है जिससे एग्जामिनर अट्रैक्ट हो। आपने अपने एग्जामिनर को अट्रैक्ट करना है अपने पेपर की तरफ। आप अपने इम्तिहान में पेपर में मौजूद नहीं होंगे, जिस वक्त आपका पेपर चेक किया जा रहा होगा आप वहाँ पर मौजूद नहीं होंगे, सिर्फ आपका पेपर वहाँ पर बोल रहा होगा। तो आप अपने पेपर को ऐसा बनाएं कि वो आपका अक्कासी करे, वो आपको वहाँ पर रिप्रेजेंट करे कि मेरा पेपर ऐसा है। तो पेपर को अच्छा बनाने के लिए चंद एक बातें हैं जिन्हें आप अगर नोट कर लें तो आप पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। सबसे पहली बात जो इंतहाई ज़रूरी है कि आपका पेपर साफ़ सुथरा होना चाहिए। अगर पेपर गंदा होगा, पेपर में बार बार कटिंग्स होंगी, पेपर को एक तरतीब से हल नहीं किया होगा, तो एग्जामिनर पे ये बैड इंप्रेशन जाता है। तो सबसे पहले आप लोग अपने पेपर को साफ़ सुथरा, प्रॉपर लाइनिंग लगी हो, ठीक है ना, जो रिकमेंडेड मार्कर्स हैं, जो रिकमेंडेड पेन्स हैं उनका इस्तेमाल करें, लेड पेंसिल का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, ठीक है ना, और अपने पेपर को साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन बना लें। तो आपका पेपर चांसेस हैं कि जो एग्जामिनर है उसको अच्छा लगेगा और उससे ज़्यादा मार्क्स निकलेंगे। ठीक है जी। तो दूसरे नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है पेपर सॉल्व करने के हवाले से, वो है जी हेडिंग्स। आप प्रॉपर चीज़ की प्रॉपर हेडिंग दें। ऐसा भी ना हो कि आपके पेपर में सिर्फ हेडिंग्स ही हेडिंग्स हो और आपने नीचे सब्जेक्ट कुछ भी ना लिखा हो। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आपके पास जी, आपका सबसे पहले साफ सुथरा पेपर होना चाहिए, और दूसरे नंबर पर जहाँ पर ज़रूरी हेडिंग्स हो वो ज़रूर दें, और गैर ज़रूरी हेडिंग से बचें। समटाइम्स लड़के बहुत ज़्यादा हेडिंग्स दे देते हैं और नीचे उनके कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं करते हैं, तो ये चीज़ भी एग्जामिनर पे बैड इंप्रेशन डालती है। मुनासिब हेडिंग दें, जो ज़रूरी हेडिंग्स हो उनको ज़रूर दें, उसके लिए आप ब्लू या ब्लैक मार्कर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसके नीचे डिस्क्रिप्शन लाजमी लिखें, जो हेडिंग आपने दी है उसकी डिस्क्रिप्शन जिस वक्त आप लिखेंगे तो वो एग्जामिनर को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, उससे ज़्यादा मार्क्स निकलेंगे। ठीक है जी। तो तीसरे नंबर पर एक जो चीज़ सबसे बेहतर आती है वो है जी टू दी पॉइंट। अगर आप पेपर में टू दी पॉइंट हैं, अपने सब्जेक्ट को आपने सही तरह पढ़ा है और उससे रिलेटेड आप बातचीत कर सकते हैं, और आपसे जो सवाल पूछा गया है आप सिर्फ उस चीज़ का जवाब दे सकते हैं, तो आप एग्जामिनर से ज़्यादा नंबर हासिल कर सकते हैं। अगर आपसे सवाल मशरक़ के बारे में किया गया है और आप मगरब के बारे में बताना शुरू कर देंगे, तो एग्जामिनर उस चीज़ पे आपको नंबर कम देगा। ठीक है ना। आपसे जो बात पूछी जाए आप सिर्फ और सिर्फ उस बात का जवाब दें, इर्रेलेवेंट चीज़ों को छोड़ दें। इर्रेलेवेंट चीज़ें करने से आपको दो नुकसान होंगे। एक तो आपका टाइम ज़ाया होगा,
दूसरा आपके मार्क्स कटने के चांसेस हैं। आप बेशक क्वेश्चन को आंसर को लेंथी कर रहे होंगे इररिलेवेंट चीज़ों से, लेकिन वो चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है तो एग्जामिनर की उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। एग्जामिनर को सिर्फ उन चीज़ों में इंटरेस्ट होता है जो कि सवाल में पूछी गई हैं। इसलिए हमेशा जब कभी भी पेपर सॉल्व करें तो टू द पॉइंट रहें, जो बात पूछी गई है सिर्फ उसका मुनासिब तरीके से जवाब दें। इसके बाद जो 5वें नंबर पर चीज़ आती है एंड योर आंसर। हमेशा जब भी कभी भी आप एक सवाल कंप्लीट कर चुके तो नीचे एक कंप्लीट लाइन लगा दें। सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ लड़के सवाल करते हैं और उसके बाद बहन दूसरा जो है ना कि वो जवाब शुरू कर देते हैं और दरमियान में सेपरेशन नहीं करते हैं, लाइन नहीं लगाते हैं। एग्जामिनर सम टाइम्स चेकिंग के दौरान जल्दी में ह्यूमन एरर की वजह से जल्दी जल्दी एक सवाल को 2 मार्क कर देते हैं। ठीक है ना, आपके जो 2 सवाल होंगे उनको वो 1 टिक लगा देगा, उस तरह आपका पूरा एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा जी, वो ज़ाया हो जाएगा। तो जब कभी भी आप सवाल हल करें उसका जवाब लिखें तो आप एंड पे एक लाइन लाजमी लगा दें कि मेरा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 एंड हो चुका है जी, मेरा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो चुका है, एंड हो चुका है। उससे क्या होगा, आपके एग्जामिनर को पता चलेगा ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर ख़त्म हो चुका है और आपको वहीं पे मार्क्स देकर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएगा। तो ऑलवेज एंड योर क्वेश्चन विद अ प्रॉपर लाइन। एक कंप्लीट पूरी लाइन लगाएं, हाफ लगाएं, उसके दोनों तरफ एरर्स लगाएं जैसे, लेकिन पता लगना चाहिए दिस इज द एंडिंग लाइन, यहाँ पर आपका जवाब खत्म हो रहा है और उसके बाद दूसरा सवाल शुरू होगा। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, समटाइम्स अगर आपको जितने भी सवाल दिए गए हैं पेपर में उससे ज़्यादा आते हैं और आपके पास चॉइस है तो आप कभी भी ज़्यादा सवाल अटैम्प्ट ना करें, एक्स्ट्रा क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की कोशिश ना करें। समटाइम्स लड़के ये कहते हैं कि मैंने ये देखा है कि सर हम जो इस तरह करते हैं 5 सवाल करने हैं तो हम 6 कर देते हैं, जो ठीक होगा एग्जामिनर उसको चेक कर लेगा। तो ये एक बहुत मिसकॉन्सेप्ट है आपका। एग्जामिनर पहले 5 सवालों को चेक करेगा, छठा जो भी होगा उसको क्रॉस करेगा और वो आगे चला जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखें सिर्फ वो सवाल करें जो आपको बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है ना, और एक्स्ट्रा सवाल हल करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, ये आपके मार्क्स कटने के चांसेस हैं। यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट होगा, आप अपनी एनर्जीज को वेस्ट करेंगे, वही टाइम आप अपने जो गिवन क्वेश्चन हैं, जो ज़रूरी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने में लगाएं। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद जो एक सबसे ज़रूरी चीज़ है, दिस इज़ अ ट्रिक। ये एग्जामिनेशन सॉल्व करने की, पेपर सॉल्व करने की एक ट्रिक है, ठीक है ना, जो कि ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड है। ये आप लोगों ने बड़े गौर से सुननी है। ये क्या है जी, आपको जो क्वेश्चन भी सबसे अच्छा आता है, जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा आता है, आप उसको क्वेश्चन नंबर 2 करें। कभी भी हमें ये बताया जाता है नॉर्मली स्कूल्स में कि जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा आता है उसको पहले नंबर पढ़ें और उसके बाद सेकंड पे और उसके बाद थर्ड पे। नहीं, मैं कहता हूँ आपको जो क्वेश्चन सबसे अच्छा आता है उसको दूसरे नंबर पर करें और जो दूसरे नंबर पर आता है उसको पहले नंबर पर करें। अब होगा क्या, होगा ये कि जिस वक्त एग्जामिनर आपका क्वेश्चन नंबर 1 चेक करेगा तो वो भी अच्छा क्वेश्चन होगा, उसके जहन में ये तासर बैठेगा कि ये बच्चा लायक है। लेकिन जब वो दूसरा क्वेश्चन चेक करेगा तो वो पहले से भी अच्छा होगा। तो इस तरह एक सिमेट्री बन जाएगी, उसके जहन में ये तासर बन जाएगा कि ये बच्चा वाकई लायक है। अब आपको जो तीसरे नंबर पर थोड़ा सा कम क्वेश्चन आता है आप उसको बीच में सॉल्व करके और चौथे नंबर पर वो क्वेश्चन सॉल्व करें जो आपको मीडियोकर आता था। अब क्या होगा, एक सिमेट्री बन जाएगी, पहले नंबर पर थोड़ा अच्छा, उसके बाद फिर अच्छा, उसके बाद थोड़ा कम करके आप अगेन अच्छा कर लें। तो इस तरह एक सिमेट्री बनने से एग्जामिनर की बात जहन में ये बात बैठ जाएगी कि ये बच्चा वाकई अच्छा है। ठीक है, तो इस तरह क्या होगा, आप एग्जामिनर से 2, 3, 4 नंबर एक्स्ट्रा लेने के अहल हो जाएंगे। तो दिस इज अ ट्रिक, ये कोई धोखा नहीं है, दिस इज अ ह्यूमन साइकोलॉजी। ये ट्रिक है जो आप इस्तेमाल करके एग्जामिनर से ज़्यादा नंबर ले सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पेपर के हवाले से, आप एग्जामिनर के लिए आसानी पैदा करें। आपको पता है जिस वक्त एग्जामिनर पेपर चेक कर रहे होते हैं तो उनके पास वर्क लोड ज़्यादा होता है। वर्क लोड ज़्यादा होने से मुराद ये है कि वो उनके पास बहुत ज़्यादा पेपर्स होते हैं और उन्होंने वो चेक करने होते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप एग्जामिनर के लिए ईजी बनाएं अपने पेपर को। आप पेपर को ऐसा सॉल्व करें कि एग्जामिनर को आपका पेपर सॉल्व चेक करते हुए कोई दुश्वारी ना पेश आए। बिल्कुल उसके सामने टू दी पॉइंट हर चीज़ साफ सुथरी, नंबर दी हुई, क्वेश्चन एंड अप किया हुआ, सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। उसको पेपर चेक करने में जितनी ज़्यादा आसानी होगी वो उतने ज़्यादा नंबर निकालने में आपको फर्क का मुजाहरा करेगा। इसलिए ऑलवेज मेक योर पेपर वेरी वेरी इजी फॉर योर एग्जामिनर। एग्जामिनर के लिए उसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन और तरतीब के साथ और हर चीज़ प्रॉपरली वेल डिफाइन हो, ताकि
आप क्या कर सकें जी, अपने एग्जामिनर से ज़्यादा नंबर निकलवा सकें। जब उसको जितनी ज़्यादा आसानी होगी वो उतनी ज़्यादा, मतलब एक चीज़ है वो बहुत खूबसूरती से प्रेजेंट की गई है, उसमें चेक करने वाली कोई चीज़ रहती ही नहीं है। बिलफर्ज एक घिची मिची लिखा हुआ होगा, उसमें उसको ढूंढ के आंसर निकालना पड़ेगा, तो वो डेफिनेटली जो आपको मार्क्स देगा वो भी बड़े गिने चुने देगा। लेकिन अगर एक चीज़ को बिल्कुल साफ सुथरी मिल गई तो वो आपको मार्क्स भी इसी तरह खुले दिल से देगा। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद जो आ जाती है जो एंड अप पे, कि जिस वक्त आप पेपर को साफ सुथरा कर चुके हैं तो आखिर में अपने जो पेपर है उसको 1 टाइम ज़रूर रीड करें। हमेशा याद रखें, अपने पेपर के लिए आखिर में 5 से 10 मिनट लाजमी छोड़ें कि आप अपने पेपर को एक दफ़ा दोबारा पढ़ लें। इससे क्या होगा, इससे एक तो ये होगा कि आपको अपना एहतसाब करने की आदत पड़ जाएगी। जो लोग अपना एहतसाब खुद करते हैं फिर दुनिया उनका एहतसाब कम करती है। जो लोग अपनी खामियां खुद निकाल लेते हैं फिर दुनिया उनकी खामियां कम निकालती है। इसलिए जब कभी भी पेपर सॉल्व कर चुके हैं तो उससे क्या करें जी, उसको एक दफ़ा रीड आउट कर लें, उसमें कोई मिस्टेक रह गई है, उसमें कोई ऐसा पॉइंट आपसे मिस हो गया है तो उसको वहाँ पर आप सॉल्व कर लें। पेपर पढ़ने से आपको अपना जायज़ा भी हो जाएगा कि मैं कितना पानी में हूँ। जिस वक्त आप पेपर सॉल्व कर चुकते हैं तो उसके बाद उसको देखने से आपको बहुत सारी गलतियों का पता भी चल जाता है कि नेक्स्ट टाइम आपने ये गलती नहीं करनी है। जी, आपका कोई क्वेश्चन? सर ये बोलना था कि कुछ टीचर्स बोलते हैं कि अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने पेपर लिख लिया, पूरा पेपर कंप्लीट हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद आप रिवाइज करते हो उस पेपर को, ठीक है ना, ठीक है। जिस वक्त आप देखते हो आपको लगता है ये वर्ड्स गलत है, अगर इसकी इसकी कटिंग की तो सारा पेपर ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो सर बोलते हैं कि अगर वो लफ्ज़ लिखा हुआ है तो उसको मिटाना मत, कुछ भी ना करो, उसको वैसे ही जाने दो। ठीक तो है। ये बात सारे इस बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, पेपर में कटिंग का एक प्रॉपर तरीकाकार है। गलती हर इंसान से हो सकती है और स्टूडेंट से तो लाजमी गलती होती है। पेपर में पेपर का प्रेशर होता है, ठीक है ना, एग्जामिनर का एक पूरा खौफ होता है, उसके तहत गलती ज़रूर होती है, ठीक है ना। जब कभी भी कटिंग की ज़रूरत पड़े तो कटिंग का एक प्रॉपर तरीकाकार है। आप जस्ट उसके ऊपर एक लाइन लगाएं और एग्जामिनर को पता लग जाएगा ये चीज़ क्रॉस है, बजाय इसके कि आप उसको पूरा फिल कर दें मार्कर से और पता लगे ये ब्लैक स्पॉट जो है वो गलती वाला स्पॉट है, ठीक है ना। तो कटिंग करने का प्रॉपर तरीका है, आप प्रॉपर वे से कटिंग करें, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। कटिंग हो जाती है, हर इंसान से गलती हो सकती है, एग्जामिनर से भी गलती हो सकती है और स्टूडेंट से तो डेफिनेटली होती है। तो कटिंग कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन कटिंग के ऊपर जो हम लोग काम करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर उसको पूरा दुनिया से मिटाने की कोशिश करते हैं ना, वो ना करें, वो बैड इंप्रेशन है। आप बेशक अगर आपसे कोई माइनस मिस्टेक हो जाए कटिंग, आप जस्ट एक लाइन उसके ऊपर ड्रॉ करें एंड द फिनिश, वो चीज़ कटिंग है, वो पता लग जाता है, साफ नजर आ जाती है ये चीज़ कैंसर आउट है, ये कटिंग हो चुकी है। जी, तो सर फिर ये जो हम लोग कटिंग करेंगे, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन में आ रही 3 4 5 मतलब के कटेंगे, तो इसके सारे हमारे कोई मार्क्स भी कटेंगे या नहीं? लेकिन कोशिश करें एक क्वेश्चन में 3 से 4 गलतियां आए ना, पहली बात तो ये, ठीक है ना। ये एक क्वेश्चन में 3 से 4 गलतियां आना, दिस इज़ अ बैड थिंग, इट्स मीन्स दैट यू हैव लैक ऑफ प्रैक्टिस। बेफर्ज अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो ये मसाइल का सामना आपको करना पड़ेगा। एक बच्चा जो बार बार टेस्ट देता है, जो बार बार एक चीज़ की प्रैक्टिस करता है, तो एग्जाम में जाकर उसके लिए वो चीज़ दोबारा रिपीट करना इतना मसला नहीं होगी। मसला उस बच्चे के लिए होता है जो रिपीट नहीं करता है, जो प्रैक्टिस नहीं करता है, जो टेस्ट नहीं देता है, जो तैयारी नहीं करता है। और जो लोग तैयारी नहीं करते हैं वो कामयाबी के करीब नहीं पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। तो कभी भी किसी भी मैदान में कामयाबी हासिल करने के लिए उसकी तैयारी, उसकी प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। तो यहाँ पर एक बात ये भी आती है कि अगर आप लोगों ने प्रॉपर इम्तिहान में पास होना है और अच्छे नंबर लेने हैं तो उसके लिए आपको प्लानिंग भी करनी पड़ेगी अपनी, ठीक है ना। आपने पेपर देना है और पेपर देना एक कठिन, एक मुश्किल अमल है। इस मुश्किल अमल में से निकलने के लिए आपको पहले कोई ना कोई प्लानिंग करनी पड़ेगी। हमेशा वो लोग ज़्यादा कामयाब होते हैं जो अपने आने वाले वक्त के लिए पहले से प्लानिंग करते हैं, ठीक है ना। आपने एग्ज़ाम देना है तो आप एग्ज़ाम से अपने हवाले अपने आप को तैयार करें, अपनी प्लानिंग्स करें, अपनी स्ट्रेटजी को डिफाइन करें कि मैं कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छा हूँ, मैं कौन से सब्जेक्ट में कमज़ोर हूँ और मुझे किन सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आप अपनी इन ख़ाबियों और खूबियों को जानते हुए, अपने वक्त को तय करते हुए अपना एक स्केजूल बनाएं। उसमें आप डिफ़ाइन करें कि कौन से सब्जेक्ट को मैंने कितना टाइम देना है और किस सब्जेक्ट की मुझे रिपीटिशन की ज़रूरत है, किस में मुझे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और कौन से सब्जेक्ट में मैंने कम काम करना है ताकि मैं उसको इजीली आगे से कर सकूं। इसलिए जब कभी भी आप पेपर की तैयारी के लिए जहन में आपके बात बैठ जाए कि अब अपने पेपर की तैयारी शुरू करनी है तो उसके लिए पहले से प्लान करें। बगैर प्लानिंग के आप कभी भी वो रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते जो आप कामयाबी के साथ प्लानिंग से करते हैं, ठीक है जी। तो हमेशा प्लानिंग अभी से स्टार्ट कर दें। आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 महीने रह गए। 3 से 4 महीनों में 8-9 कोर्स कवर करना, दैट्स अ टू मच डिफिकल्ट टास्क। ये किसी जंग से कम नहीं होगा आपके लिए। तो जंग तभी जीती जाती है जब उसकी एक मतलब अमली तैयार की जाती है, जब कभी आप उसकी प्लानिंग करते हैं। तो आप अभी से अपने एग्जाम्स की प्लानिंग करें, अपने तमाम जो खूबियाँ हैं,
अपनी जो तमाम खामियां हैं उनको हाईलाइट करें और उनके ऊपर अभी से काम शुरू कर दें। इसके अलावा पेपर के हवाले से अगर बात की जाए तो आप सारा साल जिस पेन से प्रैक्टिस करते हैं कोशिश करें कि एग्ज़ाम में भी उसी पेन से आप क्या करें जी उसको सॉल्व करें। उससे ये होगा आपकी सारा साल जिस पेन से प्रैक्टिस होगी उससे आप अगर पेपर सॉल्व करेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। आपकी जो राइटिंग स्पीड है, आपकी जो स्किल्स हैं वो ज़्यादा निखर कर सामने आएंगी। लेकिन दिस इज़ अ वन ऑल्सो पेपर सॉल्विंग के लिए ये एक ज़रूरी चीज़ है कि आप शुरू से कोई एक अच्छा सा पेन इस्तेमाल करें, उसी के साथ प्रैक्टिस करें और फिर उसी के साथ आप जाके पेपर भी सॉल्व करें, तो वो ज़्यादा चांसेस है कि आप उसके साथ पेपर में फ्लुएंट होंगे। ठीक है जी। नए पेन से या नई चीज़ों से इस्तेमाल करने जो फर्स्ट टाइम जब आप करेंगे सॉल्व करेंगे तो वो आपके लिए मसला का बायस बनेंगे। ठीक है ना। अपनी जो टूल किट है, मतलब जो आपके पास जो चीज़ें हैं, पेन पेंसिल या प्रॉपर तरीके से अपने पास मैनेज करें, वो उनमें कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। आपकी जो जियोमेट्री बॉक्स है दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसमें से साफ नज़र आना चाहिए उसके अंदर क्या कुछ पड़ा हो। ठीक है ना। नॉन ट्रांसपेरेंट जो ज्योमेट्री बॉक्स है वो आप बोर्ड के एग्जामिनेशन में नहीं लेके जा सकते। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा हैंड राइटिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा तवज्जो दें। आप अगर आप बहुत लायक हैं और आपको सब कुछ आता है, लेकिन अगर आप अपनी बात को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, अच्छा लिख नहीं पाते हैं, तो आपके उस लायक होने का इतना खातिर खा फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है। तो हमेशा याद रखें कि जो बच्चे अच्छा लिखते हैं, जो बच्चे खूबसूरत लिख सकते हैं, उनके नंबर भी ज़्यादा आते हैं। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ। एक गांव था, पंजाब का एक गांव था, अभी मुझे सॉरी ये नाम याद नहीं रहा। तो उस गांव की एक छोटे से स्कूल की मैट्रिक के रिज़ल्ट में हमेशा पोजीशन आती थी। 3-4 पोजीशन जो है वो हमेशा ले जाते थे बोर्ड के। इसी के मुकाबले में बहुत बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स थे जो नामी गिरामी बहुत ज़्यादा फीसेस वाले स्कूल थे, उनके बोर्ड में बहुत कम पोजीशन आती थी। तो एक दिन उन्होंने उनके प्रिंसिपल से मेरी बातचीत हुई। मैंने कहा सर आपके पास ऐसा कौन सा टूल है कि आपके बच्चे बोर्ड में पोजीशन ले लेते हैं? तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे पास जो बच्चा शुरू से आता है, हम उसको शुरू से पहले दिन से हम उसको तख्ती लिखवाते हैं। ठीक है ना। उसकी हैंड राइटिंग इतनी खूबसूरत कर देते हैं कि वो जब बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठता है और जब अपनी कलम से वो लिखता है तो ऐसे लगता है जैसे ये किसी ने अभी प्रिंट किया हो। ठीक है। तो वो खूबसूरत लिखी हुई चीज़ एग्जामिनर की आंखों को बहुत ज़्यादा बाती है और वो मार्क्स देने में बिल्कुल भी कतराता नहीं है, और हमारा स्कूल जो है वो इस तरह क्या कर लेता है जी, पोजीशन हासिल कर लेता है। हालांकि उस स्कूल की जो फिज़िकल जो कंडीशन थी वो बहुत बुरी थी। इवन लोग बच्चे मैंने इस मॉडर्न दौर में टाटों पर बैठे हुए देखे हैं। उनके पास टूटे फूटे बेंच थे, बिल्कुल भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, उसकी इमारत बहुत कच्ची थी, पुरानी थी। ठीक है ना। टीचर भी बहुत हाईली क्वालिफाइड नहीं थे। लेकिन क्या था, उन्होंने अपने बच्चों की हैंड राइटिंग इतनी खूबसूरत कर दी थी कि वो जो बात लिखते थे वो एग्जामिनर को इतनी प्यारी लगती कि वो उसको फुल मार्क्स देता और इस तरह बच्चे बोर्ड में पोजीशन हासिल करें। तो हैंड राइटिंग आपको बहुत ज़्यादा आगे लेके जा सकती है। हैंड राइटिंग के ऊपर फोकस करें, इंग्लिश वाली हो या उर्दू वाली हो, दोनों के ऊपर अपना फोकस करें और आप इससे बहुत ज़्यादा नंबर हासिल कर सकते हैं। क्लियर है जी। और इसके अलावा अगर आपका इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो आपका किसी का, नो सर कोई। ठीक है, चलो ठीक है। ओके।